आज जैसा कि हमने यूट्यूब के शेड्यूल में डाला था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले मेरे भाई थोड़ा-सा तुम्हें जानना होगा इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम ही जैसे पड़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, या फिर बेसिकली बोले तो कि बैटरी के द्वारा बिजली कैसे जनरेट की जा सकती है, या फिर सिंपल सी भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वे ब्रांच है या वह शाखा है जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। मोटा-मोटा डेफिनेशन अगर ये स्कूल में बताया जाता है तो हमने भी ये बता दिया है। लेकिन अब इन सब से हट के सबसे पहले आपको अपने स्लाइड के पीपीटी पे या फिर आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अब घर पर आती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का मूल सिद्धांत क्या है? कैसे जनरेट की जाती है? किन-किन रिसोर्सेज़ से, किन-किन तरीकों से बिजली पैदा की जा सकती है? ठीक वैसे जैसे आप घर पे आपने देखे होंगे तो बिजली आपको 2 खंभों में से बिजली के तार आए होंगे। अब क्या आपने कभी सोचा कि ये बिजली के खंभों में वायर के थ्रू बिजली कैसे आती है? क्यों वायर्स में ही बिजली आती है? या फिर कभी आपने सोचा कि इन बैटरी के द्वारा बिजली कैसे जनरेट होती है? ठीक है? हालाँकि ये सब चीज़ें फिज़िक्स की भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा रिलेट करना चाहूँगा। ठीक है? अगर आपको इरिटेट लगे तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है सबसे मूल सिद्धांत बिजली पैदा करने का एक मुख्य तरीका है। लगभग दुनिया की अधिकांश बिजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पैदा होती है। मेरे भाई यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? यानी बिजली पैदा कैसे होती है? बिजली का मेन रिसोर्सेस क्या था? कहाँ से बिजली पैदा थी? जब आप कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जा सकता है कि ये आवेश क्या थे, कैसे-कैसे बिजली जनरेट की जा सकती है, ये सब चीज़ें आपको पूरा मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ़ इतना आपको बताना चाहते हैं इसमें, यहाँ लिखा जो गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंडक्शन क्या होता है बेसिकली जब आप घर पे देखे होंगे जनरेटर वगैरह लगा होता है शादी-विवाह में, वहाँ पे बिजली भी इसी मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा जनरेट की जा सकती है। कक्षा 10 में भी आपको ये बताया होगा, ठीक है? एक चुंबक होता है और एक तार की कुंडली होती है, ठीक है? दूसरा रिसोर्स क्या हो सकता है? जल विद्युत से। कैसे? जल विद्युत यानी बांध में पानी ऊंचाई पर जमा हो जाता है, पानी नीचे गिरता है, गिरता हुआ पानी जब टरबाइन पे घुमाता है तो ये टरबाइन जनरेटर को घुमाता है। लेकिन घर पे जो शादी विवाह होता है तो इसमें भी देखेंगे एक इंजन होता है और एक क्या लगा होता है जनरेटर का मोटर जो लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बेसिकली, देखो मेरे माइंड में वर्ड है, डायनमो बोलते हैं। डायनमो को घुमाया जाता है बिजली के यंत्र के द्वारा, सॉरी उस इंजन के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से टरबाइन के द्वारा जनरेटर को घुमाया जाता है। जनरेटर में चुंबक और कुंडली गति करती है जिससे बिजली बनती है। तो यहाँ पे देखिए पानी में कौन सी एनर्जी स्टोर थी? स्थितिज ऊर्जा थी, जो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। या गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई। ठीक उसी प्रकार से कोयला बिजली घर, कोयला को जलाया जाता है, पानी गर्म किया जाता है, पानी से भाप बनता है, भाप टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और बिजली बनती है। ठीक है? उसी प्रकार से मेरे भाई परमाणु बिजली घर में भी होता है। परमाणु को हम क्या करता है? यूरेनियम का नाभिक टूटता है, नाभिक के टूटने से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है? और यह एनर्जी जो है पानी को गर्म करती है, भाप बनती है, पुनः भाप टरबाइन पे जाती है, टरबाइन जनरेटर के मोटर को घुमाता है या जनरेटर को घुमाता है। इसे सेम प्रोसेस इंडक्शन के द्वारा बिजली जनरेट होती है। सेम है चीज़ पवन ऊर्जा भी क्या करती है? पवन में भी हवा चलती है, हवा पंखा को टकराती है, पंखा जो है ब्लेड्स को घुमाता है जिससे शाफ्ट चलने लगता है, शाफ्ट चलेगा तो जनरेटर फिर घूमेगा, फिर इंडक्शन के प्रोसेस को तरह बिजली जनरेट होगी। यानी ये वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर उस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। फिर अगला प्रोसेस जो मेरा है मतलब मेथड जो है बिजली जनरेट करने का वो क्या है बेटा? सॉरी भाई, क्या लिखा है इसमें? इसमें भी यहाँ देखिए यह बाकी सभी से अलग है। नाम में ही छुपा है, ये बाकी सबसे अलग है। क्यों अलग है मेरे भाई?
क्योंकि इसमें सूर्य की जो हीट एनर्जी है, जो जो पूरे गर्मी है, उस गर्माहट को, उस एनर्जी को हम लोग एक मेटल पे जब गिरती है वो एनर्जी, तो उस मेटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइड। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो कक्षा 12 के पहले चैप्टर में बताया जाता है कि इस बिजली के जनरेशन के पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है, आवेश का गति। यानी जब आवेश बहता है तो बिजली जो है, इसी आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आवेश क्या है? तो आवेश को कक्षा 12 की फिजिक्स में बताया गया होता है कि आवेश जो होता है वो कैसे जनरेट होता है। जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकल के उस दूसरी वस्तु में चले जाए, यानी जिससे रगड़ा जा रहा था, या हो सकता है जिससे रगड़ा जा रहा है उससे निकल के जिसमें रगड़ा जा रहा है उस पे चली जाए। जैसे हम कंघी से जब बाल को रगड़ते हैं, तो कंघी में से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे बाल में जा सकते हैं, या फिर बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे कंघी में आ सकते हैं, ना मेरे भाई? तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, जैसे पानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करती है तो पानी की धारा को हम पानी की धारा बोलते हैं, वैसे ही आवेश की बहने की धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो बेसिकली हम ये समझ चुके हैं कि बिजली के पीछे का जो सबसे मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी आवेश का फ्लो। और आवेश को सबसे छोटा जो कैरी करने वाला पैकेट है, यानी सबसे आवेश का सबसे छोटा जो पैकेट है वो क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन है। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा आवेश होंगे, जितने ज्यादा आवेश होंगे उतनी बढ़िया धारा होगी। ठीक है ना मेरे भाई? तो इसमें जो सौर ऊर्जा वाला बात किया जा रहा है, तो सौर से एनर्जी आती है, एनर्जी। यानी जैसे कमरे में बहुत सारे आदमी भरे हैं और उस कमरे पे बहुत सारा लाइट पड़ रहा हो, यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो गर्मी जब बढ़ेगी मेरे भाई, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब आदमी क्या होंगे, कमरे से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जब सूर्य की बहुत ज्यादा एनर्जी किसी प्लेट पे गिरती है, किसी प्लेट पर, हालांकि लोहे पे पड़े या सिलिकॉन पे पड़े या फिर अन्य किसी प्लेट पे पड़े, तो सभी प्लेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कक्षा 9 की फिजिक्स में ही बताया जाता है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और सभी छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो सारे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं। और सब में फ्री नहीं होते हैं, ये भी बता दें मैं। जिसमें फ्री होते हैं वो हमारी मेटल होती है ज्यादातर, यानी जो धातुएं होती हैं उसमें ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी बाहर के द्वारा, बाहरी विक्षोभ के द्वारा या बाहरी एनर्जी के द्वारा डिस्टर्ब किए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आवेश फ्लो करेगा। तो जब आवेश फ्लो करेगा तो बेसिकली मेरे भाई धारा जनरेट हो जाएंगी। जैसे आप देखे होंगे, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान कब बहता है? पानी अभी हम जैसे घर पे खेतों की सिंचाई करते हैं पानी में, पाइप लगा करके, तो जब लाइट कट जाती है, मोटर बंद हो जाता है, तो पानी जो है पाइप में रहता है, लेकिन पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फ्लो होता। कब तक? जब तक कि लाइट आएगी नहीं, और मोटर जब चलता है तो मोटर पुश करता है पानी को, तो वो पानी आगे की ओर जाता है। यानी पानी हमेशा ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पे आता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जिधर अधिक होगा और जिधर इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो कम से अधिक की ओर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अधिकता से कम की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ना मेरे भाई, कम से और अधिकता से कम की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जब कम इलेक्ट्रॉन जिधर होगा और जिधर ज्यादा होगा, तो ज्यादा की ओर से कम की ओर जब इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक बहेगा तो ही धारा जनरेट होती है। अब मेरे भाई, सभी धातुओं में, सभी मेटल में, सभी, चाहे लोहा हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कॉपर वायर हो, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक न्यूट्रल प्रिंसिपल में स्टेबलाइज है, यानी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम नहीं बोल सकते बंधे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। लेकिन जब बाहर से हम उस पर और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे, हालांकि हम अपने टॉपिक से थोड़ा इधर जा रहे हैं। हम इसमें जानते हैं कि ये सौर ऊर्जा में होता क्या है। सौर ऊर्जा में सूर्य की गर्मी पड़ती है प्लेट पे, उस धातु पे, तो वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं वायर के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा से हम मतलब एनर्जी जनरेट करते हैं। तो यानी हमने यहाँ पे किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किए। सेम एज इट इज मेरे भाई, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में होता है एक दो रॉड होती है, एक कैथोड होती है, दूसरी एनोड होती है। अब यह कैथोड और एनोड तुम नहीं डिसाइड करोगे मेरे भाई, ये
जो बैटरी को बनाने वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं। बेसिकली कैथोड का मतलब होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और एनोड का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी अगर हम आपको, आपके पास अगर बैटरी होगी तो हम उसको और सिंपल भाषा में बताएं, एनोड का मतलब मेरे भाई माइनस, एनोड का मतलब माइनस, और कैथोड का मतलब प्लस। यानी जब आप माइनस और प्लस को जोड़ते हो तो माइनस वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और प्लस वाले टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन जाता है। ये सब चीजें अभी हम आपको, चलिए थोड़ा सा एक बार समझा ही देते हैं। पीपीटी मतलब थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे एक मैं बैटरी बना देता हूँ। ठीक है, ये बैटरी आप घर पे देखे होंगे, यहाँ एक प्लस सिरा होता है, ये एक माइनस सिरा होता है। ठीक है, जब यहाँ आप बल्ब लगा देते हो, क्या लगाते हो मेरे भाई ये बल्ब हो गए, क्या हो गया ये, बल्ब हो गए। से जब आप वायर को ऐसे जोड़ देते हो और इसको ऐसे जोड़ देते हो, अब हालांकि इसमें ढक्कन भी बने होते हैं मेरे भाई, इसमें पानी डाला जाता है यानी इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बस हम थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं। उन्हें क्या होता है, माइनस का मतलब मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड, प्लस का मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी जब आप इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, यानी बटन जैसे आप दबाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बल्ब के थ्रू होते हुए तब तक जाएंगे जब तक कि प्लस से, प्लस वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो जाए जितना कि इधर है। यानी इधर भी इलेक्ट्रॉन बराबर, इधर भी इलेक्ट्रॉन, यानी इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है मेरे भाई। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की, बस आपको थोड़ा सा यार इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने से अपने चैट जीपीटी वाले साइट पे आते हैं। तो बैटरी क्या है मेरे भाई, बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। ठीक है, एनोड को हम क्या बोलते हैं, प्लस, कैथोड को क्या बोलते हैं, माइनस वाला। इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया ना, आप केमिस्ट्री में आपको पूछा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, हम सब बताएंगे मेरे भाई, बस थोड़ा सा इंतजार करें। पहले इस पर एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। यानी थोड़ा सा अगर आपको बताएं यहाँ पे, यानी यहाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी यहाँ से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से होकर कैथोड तक पहुंचता है। जैसे हमने बताया ना कि ये हमारी बैटरी होती है, अगर तो ये प्लस, ये अगर इसको माइनस बोले, ये मेरी बैटरी हो गई। तो ये जो मेरा होता है ये कैथोड होता है। क्या होता है मेरे भाई, कैथोड होता है। और ये मेरे भाई क्या होता है, ये एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाता है, कैथोड पे। कुछ बच्चे इसमें कहेंगे सर नहीं आप गलत बता रहे हैं, ये कैथोड या एनोड होता है। मेरे भाई डिपेंड करता है कि बैटरी से आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो कि बैटरी को चार्ज कर रहे हो। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैटरी से धारा ले रहे हैं, यानी केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं मेरे भाई, क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे आयन का फ्लो होता है, यहाँ पानी भरा होता है, पानी में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, आयन फ्लो करता है। ठीक है ना मेरे भाई, तो इस सर्किट को जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऐसे जाएगा नहीं, फिर यहाँ से फिर इस पे भी प्रोसेस इसके अंदर भी होगा। ठीक है ना मेरे भाई, मैं सब समझाऊंगा, बस मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपके घर में सप्लाई आ रही है, तो वो बिजली कैसे कैसे जनरेट हुई, चार पांच तरीका हमने बताया कि आपके घर में बिजली किन किन स्रोतों से जनरेट होके आ रही है। ठीक वैसे उनमें से एक स्रोत हमारा होता है बैटरी, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको एक एनोड बोलते हैं, दूसरे को कैथोड बोलते हैं। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। चलिए, फिर आगे इसमें कुछ और भी दिया है थोड़ा सा, आ, थोड़ा सा और अगर हम स्लाइड को आगे बढ़ाएं भाई, तो स्लाइड बढ़ क्यों नहीं रहा है, सेकंड, ये आ गया, स्पेस में इस पे आ जाता है। तो मेरे भाई सोलर पैनल और बैटरी सीधे इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं,
क्या करते हैं जिस प्रकार से सोलर पैनल में क्या होता है, हमने अभी बताया ना कि अ, वहाँ से जब एनर्जी आती है, उसमें ऊर्जा जब आती है तो इलेक्ट्रॉनों में मोमेंट जनरेट करती है। यानी जिस प्रकार से 4 आदमी बैठे हैं, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो 4 आदमी मोमेंट होता है। यानी आदमी बाहर लोग निकलना चाहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करना चाहता है, निकलना चाहता है, यानी मोशन करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन तार में जाता है, फिर इधर से होते हुए फिर इसी बैटरी में, मतलब उसी सेल में जुड़ जाता है। 2 तार इसीलिए, एक तार से निकलता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे तार से फिर उसी में जाता है। यानी पूरी एक सर्कल क्लोज होती है, एक साइकिल बन जाती है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसको घुमाने के पीछे कौन होता है? इस प्रकार से पैडल घूमती है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो घुमाने में आपका पैर होता है रिस्पॉन्सिबल ना। ठीक उसी प्रकार से सौर पैनल, यहाँ हम बनाए अगर सौर पैनल को थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे पैनल अगर हम दिखाएं तो सपोज करो ये मेरा पैनल है, ये मेरा क्या है, पैनल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे, इससे फिर ये जाता है बैटरी में लगा होता है, फिर ये बैटरी से कुछ और ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब। तो जब इस पे हीट जनरेट होती है, हीट गिरती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो निकलते इसमें होता क्या है ना मेरे भाई, चलो पूरा मैं समझा देता हूँ। अगर ये प्लस ये माइनस है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो यहाँ माइनस का मतलब हमने क्या बताया, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा सरफेस से, इस मेटल की सरफेस से निकलेगा उसमें ऊर्जा के कारण, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ये बैटरी खींच लेती है फटाफट, अपने पास खींचता है, ये बैटरी खींचती है, ठीक है। इस बैटरी को खींच ली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। फिर यहाँ पे क्या लगा है, माइनस चार्ज लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम जब सर्किट लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, तो इस बल्ब में से क्या होगा, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इससे इससे यहाँ से जाएगा। अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी होगी कि नहीं हो गई, कमी हो गई ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच ले जाता है। जब खींच ले जाता है तो यहाँ से गया, फिर यहाँ से आए तो रेस्ट होना चाहिए, लेकिन रेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ से एनर्जी जो है, उसमें एनर्जी जो आ रही है, इसको फिर से उखाड़ के फेंक देगी यहाँ पे, यानी इसको बल के पूर्वक इसको फेंकेगी यहाँ से, स्मीयर जेट के द्वारा इसको फेंकेगी निकाल के, इसको जिस लावा फूटता है वैसे ही यहाँ से फेंकेगी इसको, ये कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे आता रहेगा। यानी क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम अपने चैट जीपीटी के सिलेक्ट पे फिर आपको ले चलते हैं। बैटरी में बिजली रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर जहाँ अपचयन होता है। अब ये ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, हाँ, हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आज मेरा बस और बस इंट्रोडक्शन है, बेसिक अंडरस्टैंड डेवलप करना है मुझे इस चैप्टर के बारे में। यानी इलेक्ट्रिसिटी के कितने रिसोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हम घर में करते हैं, बैटरी में होता क्या है, तो बस थोड़ा सा आपको रूबरू कराना था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये सब चीजें अभी आपको हम अगर बताना चाहें तो चलिए थोड़ा सा यहाँ बता ही देते हैं। कहाँ गया, ये ले लेता हूँ मैं। क्या बोल रहा है, एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी जब हम इस पेन को लेते हैं पहले, रेड पेन, ऐसे एक क्या ले लिए, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, और उसमें हमने कॉपर की एक रॉड डिप कर दी, किसकी, मेरे भाई कॉपर की रॉड डिप कर दी हमने। तो होगा क्या बेसिकली इसमें, जैसे ही ये कॉपर की रॉड इसमें डिप की जाएगी और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम जिंक की रॉड डिप कर दें, किसकी, जिंक की रॉड डिप कर दें, ये देखो मेरे भाई अलग रॉड हो गई, ठीक है। जिंक की रॉड को डिप करेंगे तो ये जिंक जो है, जिंक सल्फेट बना लेगा, क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। और ये कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा इस वाले रॉड पे, ठीक है। तो यानी जिंक जो है, जिंक का क्या हो गया, जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे एग्जाम्पल में बताऊंगा अभी आगे। सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि एनोड पर रासायनिक क्रिया होती है, इस क्रिया से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन सीधे इलेक्ट्रोलाइट से नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वे बाहरी तार से होकर कैथोड की ओर जाते हैं। यानी अगर हम पूरा बैटरी बना दें यहाँ, जैसे यहाँ पे एक प्लस, यानी इसको हम जिंक की रोड बोल दें, क्या बोल दें इसको, जिंक की रोड बोल दें, और इसको हम क्या बोल दें, कॉपर की रोड बोल दें, तो हो गया माइनस, ठीक है। और यहाँ से ये वायर जोड़ दिया हमने, ठीक है ना, और ये ऐसे हो गया, ये मैंने साल्ट ब्रिज लगा दी है, तो ये आपका बैटरी तैयार हो गया। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या होंगे बेटा, भाई मेरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो ये इस वायर के थ्रू होते हुए इस पर आएंगे, इस कॉपर वाले रोड पे,
तो ये यहाँ पे होगा रिडक्शन इसका, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो इससे अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन सीधे इलेक्ट्रोलाइट से नहीं जा सकते, यानी इलेक्ट्रॉन जब ये निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि रॉड को छोड़ करके यहाँ आएंगे, तो पानी में नहीं जाते मेरे भाई। पानी में ये जिंक जिंक आयन के रूप में ऐसे आ जाता है, जिंक आयन के रूप में आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पे आ जाते हैं। तो तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के पास आता है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये जिंक आयन कैसे जाता होगा? तो जिंक आयन के लिए मेरे भाई यहाँ पे लगाया जाता है साल्ट ब्रिज। ठीक है। आयन जो है सिर्फ लिक्विड्स में मूव करते हैं, यानी वाटर में, सोल्यूशन में सिर्फ मूव करते हैं, सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है। वही लिखा गया इसमें। इलेक्ट्रॉन सीधे इलेक्ट्रॉन से नहीं जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो करने का वायर में, तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयन चलते हैं, जिससे परिपथ पूरा होता है, हमने कहा ना। जब तक ये परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक आपकी सर्किट चलेगी नहीं। ठीक है। बस मोटा मोटा हम अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं आपको, बाकी तो हम पूरा चीज डिटेल में देखेंगे ही। जाते हैं उस पर। उदाहरण डेनियल सेल जो हमने बनाया था अभी ऊपर, यहाँ शायद हट गया वो। ठीक है, डेनियल सेल जो भी बनाया था। यहाँ पूरा रिएक्शन लिखा गया है कि कैथोड, जैसे उदाहरण के लिए डेनियल सेल लिया है, यानी जिंक एनोड। जिंक क्या काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। कैथोड मेरा भाई कॉपर का होगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यानी यहाँ से जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब आप कहेंगे सर जी जिंक क्यों इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कॉपर क्यों इलेक्ट्रॉन लेता है? तो मेरे भाई संसार में सभी लोग दानी नहीं होते हैं। कुछ लोग दानी होते हैं, कुछ लोग ग्रहण करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी मेटल होते हैं उनको इस इलेक्ट्रॉन के लेने और देने, यानी इलेक्ट्रॉन देने, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा, वो जो है क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाता है, बल्कि वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से प्रोवाइड करता है, डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो उस प्रकार से पूरी एक सीरीज बनाई जाती है। नीचे भी सीरीज हम आपको दिखाएंगे कि कौन धातु बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन को देती है और कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। उनके आधार पे हम पूरी सीरीज मतलब डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसी के साथ, यानी अगर हम एक बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को देने वाली धातु और एक बहुत तेजी से ग्रहण करने वाली धातु को सेल बना दें, होगा क्या? बहुत ही बूम तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि एक चाहता है इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से देना और दूसरा चाहता है बहुत तेजी से लेना। लेकिन अगर हम नॉर्मल मेटल लगा दें जो बहुत कम इलेक्ट्रॉन देना चाहती हो, बहुत कम लेना चाहती हो, तो क्या उसकी बैटरी बनाई जा सकती है? तो नहीं बनाई जा सकती मेरे भाई। इसी पे पूरा रिसर्च चल रहा है कि कितनी अच्छी एफिशिएंट बैटरी बना दी जाए। क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे जो पुराने रिसोर्सेस हैं, जो ये फसल फॉइल्स ऑयल्स हैं, इनको हम खत्म करके हम पूरा नॉन मतलब जो वातावरण को मेरे पूरा सेव करते, पूरा हम बैटरी पे डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं इस टाइम पे। बैटरी की तमाम गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, फिर तो बैटरी में एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। तो आइए हम इसको थोड़ा देखते हैं। जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और कैथोड क्या करता है? कैथोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के तार के माध्यम से कॉपर की ओर जाते हैं और धारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हुआ क्या? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई। यह कारण है कि बैटरी बिना किसी टरबाइन, मोटर या चुंबक को घुमाए सीधे बिजली दे सकती है। इस लाइन को थोड़ा सा जोर दीजिएगा, यानी बैटरी क्या है मेरे भाई? बैटरी बिना किसी टरबाइन या मोटर या चुंबक को घुमाए हुए, यहाँ इतना वर्ड क्यों छुप रहा है? टरबाइन से भी बिजली जनरेट की जा सकती है, मोटर से भी, चुंबक को घुमा कर भी बिजली जनरेट की जाती है, लेकिन विद्युत को जनरेट करने का एक और भी सोर्स है, जिसको बोलते हैं बैटरी से विद्युत को जनरेट करना। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विद्युत, जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। बच्चों को सरल भाषा में कह सकते हैं, जनरेटर में बिजली बनाने के लिए चुंबक घुमाया जाता है, जबकि बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन को धक्का देती है, जिससे तार में बहने लगती है और बिजली बनती है। अब देखिए, या कोई भी मेटल और धातु और एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और कारण करेगा।
तो नहीं, यानी हर धातु इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करना चाहती है। हमने अभी बताया ना, सीरीज बनाई हुई है, कौन कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, रिलीज। कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करना चाहता है, तो कोई बहुत तेज करना चाहता है, और कोई बहुत तेज खाना चाहता है, यानी ग्रहण करना चाहता है। तो हर धातु या परमाणु समान रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता या ग्रहण करता है, या उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और स्थिरता पर निर्भर करती है। यानी कोई एटम अगर स्टेबल है, उसके संरचना जो है वो बहुत ही स्टेबल मानी जा रही है, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों लेगा मेरे भाई? तो जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी वही इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा। अगर वो देना चाह रहा है तो वो अच्छा क्या, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर वो अच्छा ले, मतलब अच्छी तरीके से ले रहा है, ग्रहण करना चाह रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कुछ धातु है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहती हैं। अब इनमें से अगर पूछा जाए सबसे तेजी से कौन सी धातु जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगी, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे जिंक। जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और कुछ लोग ग्रहण भी करना चाहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है? तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसमें दिखाया गया है। कुछ धातु इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ते, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। इसीलिए आप लोग देखे होंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम, इन सब में जल्दी से कोरोजन भी नहीं होता, खराब भी नहीं होती है, और ये रेयर मेटल्स होती हैं। बट आपका जो लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, ये सब जल्दी खराब भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं ये। इन्हें नॉन मेटल कहा जाता है, क्योंकि इन्हें नोबल मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होती हैं। बैटरी में धातु कैसे चुनी जाती है, यानी हम बैटरी बनाते समय कौन सी धातु चूज करेंगे, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। तो ऐसी 2 सामग्री चुनी जाती है जिनकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है मेरे भाई, अलग अलग होती है। बैटरी में अगर आप दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे ले लिए जो समान मात्रा में से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, तो मेरे भाई दोनों लोग अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो ग्रहण कौन करेगा, सर्किल कैसे कंप्लीट होगा? इधर से भी छोड़ रहा है, इधर से भी छोड़ रहा है, तो छोड़ेंगे तो मतलब घूमेगा कैसे इलेक्ट्रॉन? सर्कल कंप्लीट करवाना है ना, जिससे आप कॉइल जब मारते हो तो एक कॉइल को दबाते हो इधर, तो दूसरी कॉइल अपने आप उठ जाती है, तब उसको दबाते हो, पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक वैसे ही एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को ग्रहण करना पड़ेगा। इसी अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन बहते हैं और करंट उत्पन्न होता है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की न्यू यही है। हम यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल से तय करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कौन ग्रहण करेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी तत्व या आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप। जैसे तराजू बना है ना, तराजू से ही आप ईंटा का बटखरा बना सकते हैं, अलग अलग बटखरा बना सकते हैं, समय का एक स्टैंडर्ड माप बना। उसी प्रकार से हर एक धातुओं की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति जो है किसी एक स्टैंडर्ड धातु से माप के बनाई गई है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। यानी अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसको ऊपर रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको नीचे रखेंगे। ये आपकी किताब में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड क्या माने, तुलना किससे करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ देखिए, ई नॉट का अर्थ है बहुत धनात्मक, यानी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा। यानी अगर किसी भी धातु का ई नॉट, यानी इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ लिखा गया ना, ये मेरा इसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अगर प्लस है, यानी वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से ग्रहण करना चाहता है। लेकिन अगर माइनस है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वह इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहता है। जैसे जिंक का क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का चाहेगा, छोड़ेगा, ये छोड़ना चाहता है। और ये क्या करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। तो जब हम सेल बनाएंगे, चाहे कॉपर ले लेंगे, कॉपर के साथ जिंक ले लेंगे, या फिर सिल्वर के साथ क्या ले लेंगे, जिंक ले लेंगे। जब इन दोनों रॉड का हम डेनियल सेल बनाएंगे या फिर कोई बैटरी बनाएंगे, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और जो मेरा ये सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है ना भाई? तो यहाँ देखो, जिसका ई नॉट अधिक ऋणात्मक होगा वह इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उदाहरण के लिए जिंक। और यहाँ कॉपर देखिए प्लस दिया गया है, यानी जिसका जिंक का इलेक्ट्रॉन अधिक ऋणात्मक है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन
जिंक से कॉपर की ओर जाएंगे। अब इसको याद रखने का तरीका आपको नीचे बताया गया है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि यही कारण है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है, जिससे तत्वों को उनके ई नॉट के अनुसार क्रम में रखा जाए। तो इसमें सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक। अब आप कहेंगे सर जी ये, अब इसको जानते हो कैसे रखा गया है? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के सीरीज में रखा गया है, यानी जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे ई नॉट इसका बढ़ता जाएगा, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसका ई नॉट माइनस होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम माइनस, 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 और यहाँ पे आके जीरो हो जाता है। हाइड्रोजन का ई नॉट कितना होता है? जीरो होता है। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ सबसे ज्यादा प्लस। तो मेरे भाई कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी अगर हम यहाँ से दो सेल बना ले तभी क्या सेल बन सकता है? अब बस पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए मेरे भाई, सेल तो आप बना ही सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मोटा मोटा सिर्फ हमने इतना सीखा है कि हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, और बैटरी बनाई कैसे जाती है, उसमें कितने रॉड लिए जाते हैं, कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, बिजली जनरेट करने का रीजन क्या है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्यों पड़ा है, बस इतना जानना है। मिलेंगे अगले चैप्टर में इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन के साथ, पूरा एकदम हम हैंड टू हैंड राइटिंग आपको लिख के बताएंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, कोई भी मेटल ऑक्सीकरण क्यों शो करती है, कोई भी मेटल अपचयन क्यों शो करती है, जैसा कि हम आज बता ही चुके हैं कि जिसका ई नॉट पोटेंशियल प्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा, और जिसका ई नॉट पोटेंशियल ऋणात्मक होगा वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा। ठीक है, तो आई होप कुछ समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर समझ में आया होगा तो इतना ही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।